हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन जिसमें आपकी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, अमीन इन्वर्जन और न्यूक्लियोफिलिसिटी रिलेट होने वाली है। ठीक है, सो पॉज दिस वीडियो, मार्क योर करेक्ट आंसर एंड देन जस्ट चेक योर आंसर विद माइंड एंड ऑल्सो सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट, बिकॉज बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो मार्क सही कर देते हैं, आंसर मार्क कर दिया उन्होंने सही, तुक्का लगा या फिर कैसे भी उन्होंने मार्क सही कर दिया, बट एक्सप्लेनेशन गलत होता है। और अगर आपका एक्सप्लेनेशन गलत है इसका मतलब आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है। और हमें एग्जाम में कौन हेल्प करता है? हमारे बेसिक्स। तो हमारे बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, सबसे पहले आप अपना एक्सप्लेनेशन देखा करो, क्या आप सही डायरेक्शन में हो, क्या आपकी अप्रोच, आपका एक्सप्लेनेशन सही डायरेक्शन में था, एंड देन जस्ट मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर पार्ट। देखो, हमें यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड CH3I, ठीक है, was measured in nitrobenzene. The rate is highest when nucleophile is, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपके पास ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, देन उसके बाद नाइट्रोबेंजीन हमारा सॉल्वेंट है। ओके, नाइट्रोबेंजीन इज योर सॉल्वेंट, ये आपका कोई न्यूक्लियोफाइल वगैरह नहीं है, इसे सॉल्वेंट की तरह यूज किया गया है, इसका कोई यूज नहीं होगा, पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया रेट बताना है हमको, हाईएस्ट कब होगा? जब न्यूक्लियोफाइल A B C D में से ले लो तो सबसे ज्यादा रेट किसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक चीज समझो, CH3I हमारा क्या होता है? ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्यों होता है? आयोडीन है डेल नेगेटिव, कार्बन है डेल पॉजिटिव, तो बस न्यूक्लियोफाइल आता है और इस कार्बन पर अटैक कर देता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह ये इजीली रिमूव हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड बन जाता है CH3 न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, इतना बनता है। तो यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन आया है कि आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है ABCD में से सबसे ज्यादा किसकी होगी। ठीक है, इन चारों में कॉमन क्या है? इन चारों में कॉमन है नाइट्रोजन और उसके पास लोन पेयर। करेक्ट, तो यहाँ पर एक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि जिसके पास लोन पेयर देना इजी होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्या बोला मैंने? जो नाइट्रोजन इजीली लोन पेयर दे सके उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी यहाँ पर ज्यादा होगी, क्योंकि वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है CH3 पे अटैक करने के लिए और आयोडीन को बाहर करने के लिए। अप्रोच समझ आई? तो बस अब आपको चेक करना है कौन सा लोन पेयर हम इजीली डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर चेक करो, जो ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन है और 3 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्या आपको यहाँ पर केस दिख रहा है अमीन इन्वर्जन का? आपने मेरी अगर पिछली वीडियोस देखी हो तो वहां पर मैंने अमीन इन्वर्जन के बारे में बात करी थी। कभी भी अगर अमीन इन्वर्जन हो, अमीन इन्वर्जन का जिस्ट बता देती हूँ कि क्या होता है। जैसे अगर मेरे पास नाइट्रोजन है और उसके पास 3 वैलेंसी है और लोन पेयर है, ठीक है, वो ट्रांजिशन स्टेट में जाता है और उसके पास वो जो लोन पेयर होता है वो p ऑर्बिटल में चला जाता है और ये 3 वैलेंसी एज इट इज, फिर से यहाँ पर वो रोटेट करेगा और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है अब वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हुई क्या? यहाँ पर हुई इन्वर्जन और फ्लिपिंग, नाइट्रोजन फ्लिप कर गया। ठीक है, तो उस वजह से होता क्या है, ये लोन पेयर पहले ऊपर था, अब ये लोन पेयर नीचे आ गया, तो डिसलोकेशन हुई लोन पेयर की पोजीशन में। और अगर पोजीशन चेंज कर रहा है इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। और अगर अवेलेबल नहीं है इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ भी कम है और इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम है। वो इजीली लोन पेयर दे ही नहीं पाएगा क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है, ऑलरेडी बिजी है वो खुद घूमने में। आए समझ? आया समझ? लोन पेयर ऑलरेडी बिजी है इन्वर्जन करने में, फ्लिपिंग करने में, इसीलिए ये ए पार्ट का लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं रहा और इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह उतना अच्छा अटैक नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो बी पार्ट। बी और सी में हमारे पास प्रॉपर रिजिड स्ट्रक्चर है। ये कौन से स्ट्रक्चर है? रिजिड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और यहाँ पर ये तो ब्रिज कंपाउंड्स भी है। मैंने जब अमीन इन्वर्जन पढ़ाया था वीडियो में, जब मैंने बात करी थी तो मैंने बोला था कि कभी भी अगर ब्रिज कंपाउंड हो, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है, जो मैंने बी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये बी स्ट्रक्चर ऐसा है। यहाँ पर ब्रिज कंपाउंड में ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 है। अंडरस्टूड? जब अगर ये इन्वर्जन दिखाने लग जाए तो ये नाइट्रोजन किस में चला जाएगा? sp2 में।
राइट, sp2 में। और sp2 पॉसिबल है क्या? ये स्ट्रक्चर प्लेनर बन सकता है? कभी भी प्लेनर नहीं बन सकता, नॉट प्लेनर। और अगर कभी भी प्लेनर नहीं बन सकता तो इन्वर्जन भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी में तो इन्वर्जन नहीं होगा, नो इन्वर्जन। अंडरस्टूड? देन उसके बाद अभी बी और सी के बारे में बात करेंगे, पहले डी पार्ट देख लो। डी पार्ट में 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। इसके बारे में ये बात करी थी कि कभी भी अगर अमीन इन्वर्जन और ऐसे डिफरेंट रिंग साइज हो, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, तो अगर मेरे पास 3 मेंबर्ड रिंग आ गई, इसका मतलब होता है अंदर का बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है और बाहर का बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा है। और अगर बाहर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है मतलब परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है। परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है इसका मतलब वो जो लोन पेयर था उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है और वो नीचे की तरफ आ गया, मतलब एनर्जी गैप ज़्यादा बढ़ गया। अगर मेरे पास ये p ऑर्बिटल है, ये sp3 ऑर्बिटल है और ये s है, अब मैंने बोला परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गया, तो परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने से क्या हुआ, जो एनर्जी गैप था पहले जो लोन पेयर था वो इजीली p में जा पा रहा था इन्वर्जन के टाइम पे, राइट। बट अब क्या हुआ, अब ये जो गैप है वो बढ़ गया और ये गैप बढ़ने से अब वो इजीली नहीं जा सकता, ये गैप बढ़ गया, इसीलिए यहाँ पर भी अमीन इन्वर्जन नहीं होता, नो अमीन इन्वर्जन। ठीक है, तो मुझे इतना पता चला सिर्फ ए पार्ट में अमीन इन्वर्जन है, बी सी डी में इन्वर्जन नहीं है, राइट। तो यहाँ पर अब मैं मार्क कैसे करूंगी अपना आंसर, तो एक चीज समझो, यहाँ पर जब मैंने एक चीज बोली कि 3 मेंबर्ड रिंग में जो लोन पेयर था उसमें परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ा, तो यहाँ पर ये लोन पेयर अब और ज्यादा न्यूक्लियस के पास हो गया, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस से वो सिंस और पास हो गया तो मैं ही बोल सकती हूँ अट्रैक्शन बढ़ गई उस न्यूक्लियस की और लोन पेयर की। सिंस अट्रैक्शन बढ़ गई तो वो जो लोन पेयर है हम वो इजीली नहीं दे सकते डोनेशन में, क्योंकि अट्रैक्टेड है वो न्यूक्लियस से, वो और ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, हम उसको इजीली डोनेट नहीं कर सकते। तो जो रेट है बेसिक स्ट्रेंथ का या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो क्या हो गया, कम हो गया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, 3 मेंबर्ड रिंग में एनर्जी गैप बढ़ने से अमीन इन्वर्जन नहीं होता, बट उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है न्यूक्लियस की और लोन पेयर की, और अगर वो अट्रैक्शन बढ़ गई तो रेट बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी का कम हो जाता है। ठीक है, तो मेरा आंसर डी पार्ट भी नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पर डी पार्ट भी हम क्रॉस कर देते हैं। अब मेरा आंसर बी और सी में से है, तो आई गेस किसी किसी को तो पता लग गया होगा आंसर क्या है, बट फिर भी जिसको नहीं पता लगा, देखो यहाँ पर एक एक नाइट्रोजन तो है पर सी पार्ट में एक्स्ट्रा ये नाइट्रोजन दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा नाइट्रोजन। ये एक्स्ट्रा नाइट्रोजन क्या प्रोवाइड करेगा, ये एक्स्ट्रा नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है अपनी तरफ, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, कम हो गई। और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई और न्यूक्लियोफाइल करता क्या है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता ही तो है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो देगा कैसे, वो नहीं दे पाएगा उतना अच्छे से। तो रेट सबसे ज्यादा किसका हुआ, रेट सबसे ज्यादा हुआ बी पार्ट का, क्योंकि बी में रिजिड स्ट्रक्चर है, कोई अमीन इन्वर्जन नहीं है, लोन पेयर अपनी जगह पर है और कोई भी माइनस आई वाला ग्रुप भी नहीं है। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल बी पार्ट होगा। तो आपको बेसिक स्ट्रेंथ के साथ भी रिलेट करना आना चाहिए न्यूक्लियोफिलिसिटी को, तभी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने वो सारी वीडियोज नहीं देखी है, मैं नीचे प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप वो वीडियो जरूर देखना, दे विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।